दिस इज सी ज्योति गर्ग। अब जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका ऐसे है, ऐसे 260 260। ये स्टैंडर्ड बात करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कुछ स्पेसिफिक मैटर्स कम्युनिकेट करने होते हैं विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यहां डिस्कस है कि सर कौन कौन से मैटर्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे, कब डिस्कस करेंगे, उन सब के बारे में बात करता है आपका ऐसे 260, राइट। स्टैंडर्ड 260 जो है 260, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अ बेटर क्वालिटी ऑफ द वर्क, ए प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में, सो डेट हमारे काम का क्वालिटी बहुत अच्छा जाए। दूसरा, कोई भी डिस्प्यूट ना रहे, हमारे वर्क के रिगार्डिंग हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे दे कि हम सर क्या करने आए थे और हमने क्या सर्विस प्रोवाइड करी है। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड क्लैरिफिकेशंस के लिए है ताकि आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। दूसरा, हमारे काम का क्वालिटी अच्छा जाए, बिकॉज टीसीडब्ल्यूजी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में, कौन कौन से मैटर्स हैं जो ऑडिटर डिस्कस करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। सबसे पहला है सर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेंगे कि सर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोर ओवर जो फर्स्ट पॉइंट है और जो इवन जो सेकंड पॉइंट भी होने वाला है, ये ना कहीं एक क्लैरिटी है हमारे काम के बारे में, जहां हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि सर देखिए हम यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने आए हैं। हमारा काम सिर्फ ओपिनियन देने का है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना काम एज पर द स्टैंडर्ड्स करेंगे और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काम करने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने का नीड नहीं है। सर टीसीडब्ल्यूजी का बेसिक सर्विस क्या होता है? टीसीडब्ल्यूजी ये चेक करती है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, तो टीसीडब्ल्यूजी देखती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने हैं कि नहीं बने। तो हम अगर ओपिनियन देने आए हैं तो डज नॉट रिलीव टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब टीसीडब्ल्यूजी को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। हम साथ में ये बताते हैं हम खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने आए हैं, बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, राइट, और स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना। सेकेंड है स्कोप, जहां हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं कि सर कौन कौन से एरियाज हमें रिस्की लगे हैं, हमने क्या मटेरियलिटी लेवल सेट किया है, आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, और हम इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। दीज आर द बेसिक थिंग अपने काम के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जब भी स्कोप डिस्कस करोगे आप ये चीज याद रखना कि इस तरीके से डिस्कस करना कि वो आपके काम के इफेक्टिवनेस को हार्म ना करे, राइट। तो स्कोप डिस्कस होएगा, बेसिकली रिस्क, मटेरियलिटी और इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन कभी भी इतना मत डिस्कस कर देना कि आपके काम का सरप्राइज एलिमेंट चला जाए या उसका इफेक्टिवनेस चला जाए। तो पहला हमने किस बारे में डिस्कस किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, हम अपने काम के स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। थर्ड पॉइंट है सर काम करते हुए अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं या डिफिकल्टीज मिलती हैं, हम उसको टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन अगर पेपर में कभी आया ना कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, फोर्स ऑफ बहुत सारे बच्चे गलत लिख के आएंगे। तो सर ध्यान रखना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है सर अकाउंटिंग का क्वालिटी। इसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज आपके क्लाइंट ने लगाई है, उसकी एस्टिमेशंस एंड डिस्क्लोजर हम इसको चेक करेंगे। और जब भी एस्पेक्ट्स के बारे में लिखना हो ना तो साथ में ये भी लिख के आना कि इनके बेसिस पे ऑडिटर चेक करता है कि कोई बायसनेस तो नहीं है, कि एस्टिमेशंस बनाते हुए या अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाते हुए जब भी आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक करते हो तब इन तीन चीजों को चेक करते हो और साथ में ये चेक करते हो कि मैनेजमेंट बायस तो नहीं था एस्टिमेशंस बनाते हुए, पॉलिसीज लगाते हुए। रेफरेंस देना ऐसे 240 का और 540 का, राइट, एस्टिमेशंस के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में पहला पॉइंट है सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कैसे थे
दूसरा, अगर आपको काम करते हुए कोई डिफिकल्टीज फेस हुई, फॉर एग्जाम्पल आपने मैनेजमेंट को बोला कि सर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ही नहीं करी, या फिर बहुत टाइम ले रहे हैं सर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, या मैनेजमेंट ने बोला कि सर हमें काम बहुत जल्दी जल्दी करके दो, नीड नहीं है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी से ऑडिट खत्म करके दो, जल्दी जल्दी से ऑडिट खत्म करके देखो, इसका इंपैक्ट कहां जाएगा सर? हमारे काम की क्वालिटी के ऊपर। मैनेजमेंट ने सर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया सर आप इस पर्टिकुलर डेटर से कंफर्मेशंस नहीं ले सकते, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है सर, या फिर आप इस प्लेस का ब्रांच का ऑडिट नहीं कर सकते, या फिर इस ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाई है, या फिर अनविलिंगनेस ऑफ असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। सर इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार एडवाइस दे रही हूं कि आप प्लीज 570 का वीडियो देख लेना गोइंग कंसर्न वाला, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके अंदर है कि सर बहुत बार क्या, वैसे तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गोइंग कंसर्न को चेक करना कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, तभी वो डिसाइड करेगा कि बुक्स किसके बेसिस पे बनेगी, राइट। तो बहुत बार अगर गोइंग कंसर्न नहीं असेस किया मैनेजमेंट ने, तो ऑडिटर बोलते हैं कि सर एक बार गोइंग कंसर्न असेस कर लो, अगर उस चीज के ऊपर मैनेजमेंट मना करता है तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, राइट। तो आप ये चीज TCWGC को बोलोगे कि सर हमने उनको बोला था गोइंग कंसर्न को असेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट है कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर अगर आप कोई मॉडिफिकेशन देना चाहते हैं, या फिर EM पैराग्राफ या OM पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहते हैं, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि उसको इंक्लूड करने से पहले एक बार TCWG को इन्फॉर्म कर देना कि सर हम इस तरीके का रिपोर्ट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मैटर, किस वजह से आप मॉडिफिकेशन दे रहे हैं, आप क्यों EOM डाल रहे हैं, हम सबका डिस्कस कर लोगे रिपोर्ट इशू करने से पहले, राइट। उसके अलावा अदर मैटर्स सर फॉर एग्जाम्पल कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया ड्यूरिंग दैट ईयर, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर लेना कि मैनेजमेंट TCWG को पता था कि नहीं पता था। प्रीवियस ऑडिटर के साथ आपने कुछ कम्युनिकेट किया, वो इंफॉर्मेशन आप डिस्कस कर लेना TCWG के साथ, राइट। तो सर पहला मैटर था हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे, दूसरा हम अपना स्कोप डिस्कस करेंगे, थर्ड कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है ड्यूरिंग द वर्क जो हमें मिली, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे TCWG के बारे में कि सर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी लेकिन मैनेजमेंट ने हमें दी नहीं, अब हम क्या करें, इसकी वजह से हो सकता है अपना रिपोर्ट मॉडिफाई करने वाले हो, तो आप ये सारा डिस्कस करोगे। फोर्थ पॉइंट है सर इंडिपेंडेंस के बारे में। बेसिकली तो ये सर लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी आपको बताना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी किस चीज के बारे में कि सर हम अगर कोई भी रिलेशनशिप है आपका और क्लाइंट का, ऑडिटर का और क्लाइंट का, जो उसकी इंडिपेंडेंस को हर्ट करते हैं, तो आप बताएंगे सर ये वाला रिलेशनशिप था और इसके रिगार्डिंग हमने ये सेफ गार्ड लिए। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं था तो आप इसके बारे में भी स्टेटमेंट दोगे, राइट। तो इंडिपेंडेंस के बारे में कम्युनिकेट करेंगे। स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी में तो हर केस में होगा, अनलिस्टेड के अंदर ऑडिटर का रिस्पॉन्स मतलब मर्जी है, या फिर किसी एग्रीमेंट के बेसिस पे आप कर सकते हैं अगर लिखना करना चाहें, लेकिन लिस्टेड में आप करेंगे ही करेंगे। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं एज पर द 260। इसके अलावा भी अगर कोई और मैटर आप कम्युनिकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे सर? वैसे तो जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जितना भी लाइक इंडिपेंडेंस है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो सर ये हमेशा राइटिंग में होगा। अगर लगता है कोई इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ओरल में भी कर सकते हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपने ओरल में किया उसका डॉक्यूमेंट पक्का रख लेना कि ये वाला इंफॉर्मेशन आपने ओरल में कम्युनिकेट किया था और उसका ये इफेक्ट हुआ, राइट। सर इसका मेन इस स्टैंडर्ड का है सर क्लैरिटी आए, टाइमली सारी कम्युनिकेशन हो जाए। सर सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें टाइमली बेसिस के ऊपर कम्युनिकेट करनी है। अब हर किसी का कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वो आपकी जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कब कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्कोप की, दिस इज समथिंग जो क्लैरिटी के बारे में हम स्टार्टिंग में बता के चलते सर हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो आप हमें मना नहीं कर सकते स्टैंडर्ड लगाने के लिए, या उससे ज्यादा हम काम नहीं करेंगे, हम खाली ओपिनियन देने आए हैं। तो ये वाली बेसिक डिस्कशन हम स्टार्टिंग में करते हैं, इनिशियल।
फाइंडिंग्स हो गई, जो चीज इंपॉर्टेंट है सर जब मिला हमने तभी डिस्कस कर लिया, लेकिन इसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब लास्ट में भी आप डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा सर रिपोर्ट के कंटेंट के बारे में बात है, ऑब्वियसली आप कब करोगे सर, रिपोर्ट फाइनल होने के टाइम पे। तो ये स्टार्टिंग में होता है, ये ड्यूरिंग द ऑडिट होता है सर, ये क्लोजर के टाइम पे होता है। तो एज फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम आप TCWG से इंपॉर्टेंट मैटर कम्युनिकेट करते रहेंगे। अगर प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब आप TCWG से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर? इसका इम्पैक्ट रिपोर्ट पे तो जा नहीं सकता, बिकॉज हमारे ओपिनियन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर की वजह से इफेक्ट होता है, राइट? एंड दिस इज नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम। तो आप क्या करोगे, इसकी वजह से हम अपना रिस्क को ज्यादा असेस कर लेंगे कि सर यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तो हमें चीजों को ज्यादा डिटेल में चेक करना पड़ेगा। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा सर? इसका इम्पैक्ट जाएगा आपके रिस्क असेसमेंट के ऊपर। बात समझ में आई सर? इसके अलावा एक और छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, कम्युनिकेशन विद द TCWG। ये स्टैंडर्ड सिर्फ TCWG की बात करता है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट एंड TCWG सेम लेवल पे होते हो, फिर क्या करोगे सर? तो 2 बार कम्युनिकेट करने का नीड नहीं है, एक बार कम्युनिकेट कर लिया बहुत है। और कुछ इंफॉर्मेशन तो तब कम्युनिकेट होंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल सर मैनेजमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है, अब ये ऑलरेडी मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया तो उससे कम्युनिकेट करके करोगे भी क्या, राइट? सर ये था आपका स्टैंडर्ड 260। एक और एडवाइस कि इसके बाद से 260 को और 265 को हमेशा साथ में पढ़ना, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है। ऑल्दो दोनों स्टैंडर्ड डिफरेंट है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है पेपर के अंदर, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ साथ पढ़ना। एक और वीडियो डली हुई है 265 के बारे में, वो भी देख लेना, राइट? एंड सर आपको ऑडिटिंग के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं cajgarg1817@gmail.com पे, एज वेल एज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड share the video.